Welcome back, dear friends, at Lit ECT YouTube channel, your one-stop destination for English learning resources. दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर we will see and discuss about the text Third Thoughts written by E.V. Lucas. It is a humorous essay. बड़ा ही मजेदार ऐसे है जिसके अंदर E.V. Lucas ने जो ह्यूमन नेचर होती है, मानवीय प्रकृति होती है कि वो कोई डिसीजन लेने के बाद उसके ऊपर आफ्टर थॉट जिसे हम बोलते हैं, एक बार विचार करता है, फिर विचार करता है और किस तरह से नोबल इंटेंशन, जो उसकी अच्छी इंटेंशन होती है, सदिच्छा जिसको अपन कह सकते हैं, और जो प्रैक्टिकल प्रॉफिट या हम व्यवहारिक जीवन में लाभ और नुकसान के बारे में सोचते हैं, वो कैसे डिटरमाइन भी करते हैं, डिसाइड भी करते हैं और कैसे उसको एक डिलेमा, एक दुविधा में रखते हैं। बड़े ही मजेदार ये ऐसे लिखा हुआ एक स्टोरी स्टाइल के अंदर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स नो समथिंग अबाउट द राइटर। देखिए, शॉर्ट में ईवी लुकास नाम से काफी फेमस है। इनका पूरा नाम है एडवर्ड वेराल लुकास। ईवी लुकास नाम से जाने जाते हैं। प्रोलिफिक, बहुत सारे इन्होंने ह्यूमरिस्ट हैं, ये मतलब हास्य से भरे हुए ऐसेज लिखते हैं। इनका जो लाइफ का ऑब्जर्वेशन है, ह्यूमन सोसाइटी का, ह्यूमन एक्शंस का, उसके पीछे की जो सोच होती है उसको ये पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो और उनको अपने बड़े ही कन्वर्सेशनल स्टाइल के जो ऐसे हैं, कन्वर्सेशनल स्टाइल से मतलब है ऐसे ऐसे जिसके अंदर रीडर के साथ लाइक जैसे हम एक कंपनी में बैठकर शेयर करते हैं अपने थॉट्स, उसी तरह से कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखते हैं, मानो ही इज वन अमंग अस, वो हम में से एक हूं। He was closely associated with Punch magazine, बहुत फेमस मैगजीन रही है और स्पेशली इसके अंदर ह्यूमरस, सटायरिकल, व्यंग्यात्मक ऐसे पीसेस पब्लिश होते थे। देन बिकॉज ऑफ दिस स्टाइल, जो उनका बड़ा सिंपल वे के अंदर और लाइफ के कॉमन जो ऑब्जर्वेशन है, जो हम सबके जीवन में होते हैं, उनके ऊपर लिखते थे, ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड, बहुत ज्यादा लोकप्रिय एसेइस्ट बन गए थे अपने टाइम के। और उनकी विट, चार्म किस तरह से लुभाते हैं अपने रीडर्स, पाठकों को, और कन्वर्सेशनल स्टाइल की वजह से। बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, लेकिन सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर बुक्स आर ओवर बैमर्टन। ये एक कलेक्शन ऑफ एसेज है जिसके अंदर एवरीडे लाइफ, जैसे मैंने बार बार आपको कहा, दैनिक जीवन, हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए कॉमन टॉपिक्स के ऊपर ये लिखते हैं, ह्यूमर एंड विजडम से भरे हुए। द ओपन रोड, ये एक ट्रैवल बुक है जिसके अंदर इन्होंने वॉन्डरिंग विदाउट पर्टिकुलर सेट इन माइंड कि यहां जाना है, सिर्फ आप एक चलते रहें तो उसका क्या आनंद है उस पर, और अ वॉन्डरर इन लंदन, ये एक एक्सप्लोरेशन है लंदन की स्ट्रीट्स और हिस्ट्री। वापस से आप देखिए, एक ऐसी चीज है जिसमें एक पर्सन लगातार घूम रहा है एंड ही इज ऑब्जर्विंग कि जनरली लोग क्या कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे प्रेजेंट ऐसे की, थर्ड थॉट्स। देखिए टाइटल ही क्या है, थर्ड थॉट्स। फर्स्ट थॉट होता है जो हमारे दिमाग में इंपल्सिवली, एकदम से किसी चीज के रिएक्शन के फॉर्म में आता है। उसके बाद कई बार तो हम उसी फर्स्ट थॉट के ऊपर एक्शन कर लेते हैं, तब यह कहा जाता है कि ऐसा करना किस बात का प्रतीक है, रैशनेस। रैशनेस का मतलब जल्दबाजी, और इसमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए सभी जने ये कहते हैं, यू मस्ट गिव अ सेकंड थॉट। सेकंड थॉट का मतलब होता है जो एक्शन आप लेना चाह रहे हैं उससे पहले एक या दो बार वापिस से सोचें वेदर इट इज अ गुड थिंग टू डू, वेदर इट इज बेनिफिशियल, फायदेमंद है या नहीं है। लेकिन ईवी लुकास ने थर्ड थॉट ऐड करा जिसका अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है कि ह्यूमन माइंड सेकंड थॉट पर ही नहीं रुकता है, वो बार बार सोचता है, रिवाइज करता है, और कई बार जो इनिशियल थॉट था, जो इनिशियल विचार था कि मुझे इस स्थिति में यह करना है, उससे टोटली अपोजिट लास्ट तक आते आते हो जाता है। तो थर्ड थॉट फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1914 के अंदर, और फायर साइड एंड सनशाइन ये एक कलेक्शन ऑफ एसेज का नाम था जिस बुक में पब्लिश हुआ। लाइट हार्टेड ऐसे है, एक लाइट हार्टेड ऐसे है जिसमें लाइफ के बारे में इवन कोई गंभीर प्रॉब्लम भी हो, एक इस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है कि इजीली आप उसको हंसते हुए पढ़ सके, समझ सके, एंड शोज
द ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर, यही बात मैं कह रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर। आपका फर्स्ट थॉट, आपका पहला इंस्टिंक्टिव जो आप स्व प्रेरणा से सोचते हैं करने के लिए, और बाद में मेडिटेशन और बार बार उस पर सोचने पे, जिसको हम डेलिब्रेशन भी बोल सकते हैं, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग में कितना मुश्किल ये होता है, तो उसके ऊपर इन्होंने ये ऐसे लिखा है। ल्यूकास इस ऐसे के अंदर डिस्क्राइब करते हैं हेजिटेशंस। कई बार कुछ एक्शंस जो हमारे सेल्फ से परे होते हैं, जो हमारा जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उससे परे होते हैं, उसको करने में हमारे मन में क्या होता है? हेजिटेशन, हिचकिचाहट, करूं या नहीं करूं, करने से मुझे कोई फायदा नहीं होता, फिर मैं क्यों करूं। सेकंड गेसेस, ऐसा करने से ये भी तो हो सकता है, इसकी बजाय ऐसे भी तो कर सकता हूं। एंड थर्ड थॉट, इन्हीं सब चीजों को हम थर्ड थॉट कहते हैं, जो कॉम्प्लिकेट कर देता है इवन द सिंपलेस्ट चॉइसेस। कई बार फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आती है वो सबसे सिंपल चॉइस होती है कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन हम अपनी इस सिंपल चॉइस को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में सोचकर। चलिए अब हम इस पूरे टेक्स्ट को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस को मैं कोशिश करूंगा आपको इजी वे में समझा सकूं। तो ऐसे फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। नरेटर जो मे बी एसेइस्ट ईवी लुकास खुद भी हो सकते हैं, वो कहते हैं इट इज माई डेस्टिनी। देखिए, सेड माई फ्रेंड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा जो किस्सा है, जिसको हम एनेक्डोट बोल सकते हैं, ये नरेटर अर्थात लुकास को उनके किसी दोस्त ने सुनाया था, बट वी कैन सेफली अज्यूम, हम ये भी मान सकते हैं कि ये दोस्त कोई और नहीं, खुद लुकास अपने बारे में बात कर रहे हैं। इट इज माई डेस्टिनी, ये मेरी किस्मत ही है, टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट्स। डियरेस्ट मार्केट्स का मतलब है जब मैं खरीदता हूं तो मैं महंगे से महंगा खरीदता हूं, मुझे सामान काफी ऊंची कीमत पे मिलता है। एंड टू सेल, और जब मैं बेचने जाता हूं, इफ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल, वो भी तब जब मैं सफल हो सकूं उसको बेचने में। तो दो बातें ये कह रहे हैं कि मैं इतना इस मामले में अनलकी हूं कि मैं जब भी कोई चीज खरीदता हूं तो महंगे भाव से खरीदता हूं, उसके बाद मैं बेचना भी चाहूं तो पहले तो मैं सफल हो ही नहीं पाता बेचने में, अगर मैं सफल होता भी हूं तो मैं किस में बेच पाता हूं? इन द चीपेस्ट। तो रिवर्स हो गया, खरीदता तो हूं महंगे भाव से, और अगर बेचने में सफल हो भी पाता हूं तो सबसे सस्ते दामों में। सो इट मींस लॉट ऑफ लॉस, केवल और केवल मैं नुकसान उठाता हूं अपने बार्गेन्स के अंदर। बार्गेन का मतलब होता है सौदा, व्यापार का सौदा, तो बार्गेनिंग मेरी बहुत बेकार है। यूजुअली, जनरली क्या होता है? इंडीड हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर, मैंने मार्केट से महंगे दामों में एक पिक्चर खरीद ली, अब मैं टायर्ड, थक गया हूं उसको, और डेकोरेटिव आर्टिकल या कोई ऐसा छोटा मोटा आर्टिकल जिसको खरीद तो लिया, लेकिन अब मुझे लगता है मैंने बहुत महंगा खरीदा, यूजलेस है, काम नहीं आ रहा है, मैं बोर हो गया हूं। आई हैव पॉजिटिवली, और मुझे क्या करना पड़ता है? टू गिव इट अवे, मैं बेच नहीं सकता, मुझे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कीमत प्राप्त करे बेचना पड़ता है। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर अ पर्सनल फेवर टू मी, ना केवल मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, बल्कि हमेशा क्या होता है, जिसको मैं देता हूं इट्स एक्सेप्टेंस, कि वो इसको स्वीकार करे, जैसे वो मेरे पर क्या कर रहा हो? व्यक्तिगत एहसान कर रहा हो। मैं इतना बुरा बार्गेन करने वाला हूं, बिजनेस में इतना ज्यादा लॉस उठाने वाला हूं कि मैं उसको देता भी हूं, फ्री भी देता हूं, और ये कह के भी देता हूं, ले ले भाई, अगर तू ले लेगा तो तेरा मेरे पर ये एहसान होगा। तो ये बैकग्राउंड हमें बताता है कि जनरली जो नरेटर है, और या नरेटर जैसा कह रहा है, उसका जो फ्रेंड है वो एक बहुत ही बैड बार्गेनर है। बैड बार्गेनर का मतलब वो जनरली ऐसे किसी भी सौदे के अंदर, बिजनेस ट्रांजैक्शन में लॉस कमाता है। तो क्या होता है? बट दी अदर डे, बट लगा दिया, मतलब जनरली जो होता है उससे काफी अलग, एक दिन वॉज मार्क्ड बाय एन एक्सेप्शन, मेरी इस यूजुअल प्रैक्टिस से एक्सेप्शन, एक अपवाद आया टू दिस रूल। कौन सा रूल? कि हमेशा मैं खरीदूं महंगा और बेचूं सस्ता। तो अचानक एक दिन किस्मत पलटी और कुछ चेंज हुआ, सो स्ट्राइकिंग, और वो इतना जबरदस्त चेंज हुआ, आई हैव बीन वंडरिंग, कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया, इफ परहैप्स
द लक हैज नॉट चेंज्ड, कहीं मेरी किस्मत चेंज तो नहीं हो गई, मैं एक लूजर से, मैं हमेशा घाटे खाने वाले व्यक्ति से कहीं अचानक गुड लक में तो नहीं आ गया, लक की गुड बुक में तो नहीं आ गया। आफ्टर ऑल destined to be the most enviable thing, a successful dealer, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। आफ्टर ऑल आखिरकार मेरी किस्मत में भी ये लिखा हुआ है कि जो दुनिया का सबसे ज्यादा एनविएबल थिंग है, एनविएबल मतलब जो दूसरों को देखकर हमारे मन में ईर्ष्या होती है, यार वो कितना सक्सेसफुल है, मैं भी वो बन जाऊं, क्या? अ सक्सेसफुल डीलर। एक सक्सेसफुल डीलर किसे कहेंगे? ऑब्वियसली जो कम कीमत में खरीदता है, ज्यादा कीमत में बेचता है और मुनाफा, प्रॉफिट कमाता है। तो शायद ऑथर को, नैरेटर को ऐसे लगने लगता है उसके दिन भी फिर गए हैं और वो एक लूजर से एक विनर बनने वाला है और लॉस की बजाय प्रॉफिट कमाने वाला है। कुछ ऐसा उस दिन हुआ। बताता है क्या हुआ। इट हैपेंड दस, इस तरह से घटना घटी। इन ड्रिफ्टिंग अबाउट, इधर उधर ऐसे ही ड्रिफ्ट करते हुए, विदाउट पर्पस शॉप्स में घूमते हुए, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ओल्ड क्यूरियोसिटी उन दुकानों को बोलते हैं जिनमें एंटीक आइटम्स, इधर उधर से पुरानी चीजें जिनमें बहुत सारी फेक भी होती हैं, नकली भी होती हैं, उस दुकान पर कैथेड्रल सिटी, जो लंदन का कैथेड्रल सिटी पार्ट है, वहां पर आई केम अपॉन अ पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर। इट इज अ टाइप ऑफ पेंटिंग, ये एक टाइप की पेंटिंग थी। ड्राइंग्स अमंग विच, खूब सारी पेंटिंग्स रखी हुई थी, जिनमें से वन, एक पेंटिंग ऐसी थी, दैट टू माई आई, जिसको देखकर मेरी नजर ने कहा, वुड हैव बीन अ पॉसिबल टर्नर। तो ये टर्नर कौन है? JMW टर्नर, जो एक बहुत फेमस इंग्लिश पेंटर थे और जिनकी पेंटिंग्स की काफी ऊंची कीमत हुआ करती थी। तो नैरेटर क्या बताना चाह रहा है कि एक ओल्ड क्यूरियोसिटी, एक ऐसी दुकान जिसमें आर्ट के एंटीक सामान रखे हुए थे, ओरिजिनल भी थे, फेक भी थे, उसमें बहुत सारे वाटर कलर पेंटिंग्स रखी हुई थी। उनमें से एक पेंटिंग ऐसी थी जो नैरेटर को ऐसा लगता है कि शायद, पॉसिबली, शायद वो टर्नर के द्वारा पेंट की गई थी। इवन इफ एन अर्लियर ऑनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन और होप, बड़ा सरकेस्टिक वे में, व्यंग्यात्मक वे में कहते हैं कि एक इस पेंटिंग को भी किसी ने यहां बेचा था, तो जो इसका अर्लियर ऑनर था वो भी शेयर दैट ओपिनियन, वो भी ऐसा मान के चलता था कि ये पेंटिंग टर्नर की हो सकती है, या उसको भी ऐसी उम्मीद थी। सेट द मैजिक नेम, मैजिक नेम किसका है? टर्नर। मैजिक नेम क्यों? कि जैसे ही टर्नर पेंटिंग पे लिख दिया, 10 रुपए की चीज 1000 रुपए की हो गई, तुरंत ही उसकी कीमत बढ़ जाती है विद ऑल इट्स इनिशियल। मजे की बात यह है कि ये जो पेंटिंग थी, इस पेंटिंग के ऊपर JMW की जगह JWM या फिर और किसी इनिशियल लेटर को किसने लिखा था? टर्नर ने खुद नहीं, जो प्रीवियस ओनर था, इस उम्मीद के साथ कि मैं इसको क्या बता रहा हूं कि ये टर्नर की ही पेंटिंग है। सो ऑफन प्लेस्ड इन रॉन्ग ऑर्डर बीनीथ इट। रॉन्ग ऑर्डर मतलब लोगों को ध्यान नहीं रहता कि J फिर M फिर W है, उसकी बजाय क्रम चेंज कर देते हैं। कुल मिलाकर यहां पर जो नैरेटर बात बता रहे हैं वो ये है कि एक पेंटिंग देखी, मुझे लगा ये जेन्युइन, ये ओरिजिनल टर्नर की पेंटिंग है, और इस पेंटिंग को इस शॉप में जिसने बेचा था उस ओनर ने भी ऐसा ही सोचा था और उसने गलत ही सही परिणाम इनिशियल साइन कर दिए थे। हाउ मच इज दिस? आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली। स्कॉर्नफुली क्यों? क्योंकि उसको भरोसा नहीं था कि टर्नर की पेंटिंग हो सकती है। तो कितने की है? वेल सेड द डीलर, तो डीलर ने बोला, इफ इट वर अ जेन्युइन टर्नर, इसका मतलब क्लियर है कि डीलर मानकर चलता है कि ये टर्नर की पेंटिंग नहीं है। तो वो क्या कह रहा है? अगर ये टर्नर की जेन्युइन पेंटिंग होती, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, मैं आपसे कुछ भी कीमत मांग सकता क्योंकि उसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है, बट लेट्स से 10 शिलिंग। तो क्योंकि टर्नर की नहीं है तो आपको केवल 10 शिलिंग, अब बहुत छोटी कीमत में आपको मैं दे देता हूं, यू कैन हैव इट फॉर दैट। 10 शिलिंग में आप ले सकते हो, बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट। और अगर आप नहीं भी लेते हो तो मेरे फर्क नहीं पड़ता। आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक, मैं लंदन जाऊंगा एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन, और वहां किसी एक्सपर्ट को दिखाऊंगा और पूछूंगा क्या ये वास्तव में टर्नर की है
आई पॉन्डर्ड, मैं सोचने लग गया कि आज 10 शिलिंग में मिल रही है और मेरा मन कह रहा है कि ये जेन्युइनली टर्नर की है। अगर ये अगले हफ्ते लंदन चला गया और किसी एक्सपर्ट ने इसको बता दिया टर्नर की है, तो 10 शिलिंग में मतलब ही नहीं कि ये पेंटिंग मुझे मिल जाएगी। माइंड यू, आई डोंट गारंटी इट। डीलर क्लियर कर देता है कि टर्नर की समझ के मत ले लेना, कल को आप मेरे को ये कहो 10 शिलिंग भी ले लिए और टर्नर की नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि कल इसकी रेट ये नहीं रहेगी। आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स, मैंने राजी राजी उसको 10 शिलिंग्स दे दिए। बाय व्हाट इनक्रेडिबल मीन्स, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय ये बात हुई। आई फाउंड अ परचेजर, मेरे खरीदने के बाद एक और मुझे खरीदार मिला, मतलब जिसने मेरे से खरीदी फॉर द ड्राइंग, वही पेंटिंग फॉर एट 50 पाउंड। 10 शिलिंग जो पैसों के अंदर है उसकी तुलना में पाउंड्स जो रुपए में, इतना बड़ा मुनाफा, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय था। देयर इज नो नीड टू टेल, मैं ये डिटेल्स आपको डिस्कस नहीं करूंगा कि कैसे 10 शिलिंग में खरीदी हुई एक पेंटिंग को मैंने 50 पाउंड्स के अंदर बेच दिया। क्यों नहीं करूंगा? द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव, जो मैं आपको किस्सा बता रहा हूं, उसका मेन पॉइंट फोकस रिसाइड्स नॉट इन द बार्गेनिंग विद कलेक्टर्स। इसका ये फोकस नहीं है कि कैसे जो आर्ट कलेक्टर्स होते हैं, जो पेंटिंग्स को खरीदते हैं, वो बार्गेनिंग कैसे करते हैं कि कम से कम वैल्यू में खरीद कर ज्यादा बेच सकें ना। इस एसे का फोकस बताना है बार्गेनिंग विद माई own soul. This is very important line, most important line of this essay. Bargaining with my own soul. उससे तो बाद में मेरे मन में जो पहले थॉट्स आए, फिर उसके बाद रिवाइज करा, फिर रिवाइज करा, फिर रिवाइज करा, लास्ट तक जो मैंने एक्शन लिया, वो बार्गेनिंग कौन कर रहा है? मैं। किससे कर रहा हूं? अपने कंसाइंस, अपनी सोल से। The astonishing fact remains, ये बात तो तय थी कि 10 शिलिंग में खरीदी हुई 50 पाउंड्स के अंदर बेची। आई अचीव्ड अ प्रॉफिट 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग्स, क्योंकि एक पाउंड में 20 शिलिंग्स होते हैं, तो बेसिकली मेरे को इतना जबरदस्त फायदा हुआ। एंड वॉज ड्यूली इलेटेड, मैं बहुत खुश था। आई देन बिगिन टू थिंक। फर्स्ट थॉट जो मेरा आया, द डीलर, सो माई थॉट रैन। तो ये क्या है? फर्स्ट थॉट। ध्यान रखिए, जो पहले थॉट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सेल्फलेस होते हैं। सेल्फलेस का मतलब बहुत नोबल होते हैं, हम बहुत अच्छा और ऊंचा सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। ये हमारा फर्स्ट थॉट होता है। तो मेरा पहला थॉट था डीलर इन दैट लिटिल स्ट्रीट, वो बेचारा डीलर, वो छोटी सी गली बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, जो चर्च है उसके वेस्ट डोर के साथ। He ought to participate, उसको भी हिस्सा मिलना चाहिए इन दिस। मुझे आज जो इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ, उसको क्यों छोड़ूं? उसको भी हिस्सा मिलना चाहिए। He behaved very well, कितना अच्छा उसने मेरे साथ बिहेव किया था। I ought to behave well to him, और ये मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी उसके लिए ऐसे ही बिहेव करूं। It would only be fair to give him half. मुझे टोटल 49 पाउंड्स का प्रॉफिट हुआ है, और ये फेयर, बिल्कुल उचित होगा कि आधा मैं रखूं, आधा उसको मिले। देयर अपॉन, ऐसे विचार, फर्स्ट थॉट के बाद आई सेट डाउन, मैं बैठा, रोट अ लिटिल नोट, मैंने एक लेटर लिखा, नोट लिखा, सेइंग दैट द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, जिस ड्राइंग के बारे में हम सोच रहे थे कि ये टर्नर की हो सकती है, which no doubt he recollected, याद होगा आपने मेरे को बेची थी, had turned out to be authentic, वो वास्तव में टर्नर की ही निकली है। I had great pleasure, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है in enclosing him half of the proceeds, proceeds जो पैसा मुझे मिला है उसका आधी राशि आपको शेयर करते हुए I am feeling very happy as I considered, क्योंकि मैं मानकर चलता हूं that to be the only just and decent course। ये फर्स्ट थॉट है कि ये केवल जस्ट, सबसे उचित, सबसे सही और डिसेंट एक मनुष्यता के नाते यही तरीका होना चाहिए कि प्रॉफिट हम आधा आधा बांटे। हैविंग नो स्टैम्प्स, उस समय टिकट नहीं था, एंड द आर बीइंग लेट, काफी लेट हो चुकी थी। आई डिड नॉट पोस्ट दिस, मैंने पोस्ट नहीं करा लेटर, एंड वेंट टू बेड, और सोने चला गया। At about 3:30 AM, सुबह 3:30 बजे नींद खुली। I woke widely up
अकॉर्डिंग टू कस्टम, रोज ही मेरे साथ ये होता था, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ, मेरी जिंदगी के जो पिछले दिन के एक्शंस थे, डिसीजन थे, उनके बारे में रिव्यू करने लगा, जो जो मैंने गलतियां करी थी, विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मेरी गलतियां इतनी कम रहे कि जैसे एक आदमी के कोई दोस्त नहीं होते तो लोनली फील करता है, एक आदमी कम गलतियां करता है तो उसकी गलतियां लोनली करती है। अरे मैं तो जिंदगी में हर रोज ही इतनी गलतियां करता हूं कि रोज सुबह उठकर मेरे को पिछले दिन की गलतियों को रिव्यू करना पड़ता है। फ्रॉम दीज आई रीच्ड, और इस रिव्यू से उठकर 3:30 बजे जो मैंने पिछले दिन के एक्शंस और मेरे उसके बाद थॉट्स थे, उनको मैंने जब सोचा, बाय वे ऑफ मिटिगेशन, एक एक करके मेरी चीजों को मिटिगेट करते हुए, कम करते हुए, भावनाओं को कंट्रोल करते हुए, माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफरिंग, जो मैंने चैफरिंग बार्गेनिंग करी थी, लगातार पहले उस डीलर से 10 शिलिंग्स में लेना और फिर एक नेक्स्ट कस्टमर को 50 पाउंड्स में बेचने के लिए, पुट द लेटर टू द डीलर, मैंने जो उसके बाद लेटर लिखा डीलर को कि मैं 50% आपको दे रहा हूं अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। मैं अपने आप से सवाल पूछने लगा और ये पूछने लगा जो मैं कर रहा हूं क्या मैं सही कर रहा हूं। तो ये प्रोसेस मेरे माइंड के अंदर स्टार्ट हो गया। मतलब फर्स्ट थॉट तो क्या था, 50% शेयर करना है। अब सेकंड थॉट स्टार्ट करा, व्हाई सो माई थॉट्स रन। तो ये क्या हो गया, ये सेकंड थॉट हो गया। सेकंड थॉट हो गया मतलब वापिस से वो सोचने लगा कि जो मैं कर रहा हूं क्या मैं वो सही कर रहा हूं। वाई गिव हिम हाफ, उसको आधा क्यों दे। वाई बी किक्जॉटिक, किक्जॉटिक एक वर्ड है जो एक नॉवल के कैरेक्टर डॉन किक्जॉट, एक बहुत फेमस स्पेनिश नॉवल है, उसका जो हीरो है वो एक तरह के डिल्यूजन, मति भ्रम में रहता है कि वो बहुत ग्रेट है और वो ऐसे रिस्क उठाता है जो उसको हार्म पहुंचाते हैं। तो वाई बी किक्जॉटिक, तो इतना किक्जॉटिक होने की क्या जरूरत है, इतना हीरो बनने की क्या जरूरत है। दिस इज नो वर्ल्ड फॉर किक्जॉटरी, क्योंकि ये दुनिया आपकी इस हीरोइक क्वालिटी को नहीं देखती। यहां नोबलनेस नाम की कोई चीज नहीं है। यहां प्रत्येक व्यक्ति सेल्फिश एम से, अपने स्वार्थ से ही काम करता है। इट वॉज माई आई, लगातार ये थॉट चल रहा है, दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग। डीलर ने तो कह दिया था कि ये अगर टर्नर होता, वो तो नहीं मानता था। मेरी आंखों ने पहचाना कि ये ड्राइंग टर्नर की हो सकती है, नॉट हिज। ही हैड इंडीड फेल्ड, अगर उसको पता होता टर्नर की है तो वो क्या 10 शिलिंग में बेचता, तो वो अपने काम में फेल हो गया। डिड नॉट नो हिज ओन बिजनेस, मेरी बजाय उसको पता होना चाहिए था कि कौन सी पेंटिंग की वैल्यू क्या है। Why put a premium on ineptitude, तो मैं उसकी इनएप्टीट्यूड, अकुशलता पर, उसके स्किल्स की कमी को प्रीमियम इनाम देकर चुका रहा हूं। नो, अ प्रेजेंट ऑफ, चलो उसकी बजाय उसको एक प्रेजेंट कर देते हैं, से 10 पाउंड्स, 10 पाउंड दे देते हैं एट मोस्ट, ज्यादा ज्यादा वुड मोर देन एडुकेटली मीट द केस। और 25 की जगह 49 का बांटना है तो 25 या 24 की जगह 10 दे देंगे, मोर देन सफिशिएंट, वो भी उसके लिए क्या होगा, बहुत होगा। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी, ये थॉट फाइनल करने के बाद कि हाँ बहुत है, लेकिन नींद अभी भी मुझे ऑब्लाइज नहीं कर रही थी, आ नहीं रही थी। आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मैं शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने लगा। देन आई क्लोज माई आईज अगेन, वापिस से अपनी आंखें बंद करी। अगेन बिगिन टू थिंक, थर्ड थॉट, तीसरी बार स्टार्ट करा सोचने में अबाउट द डीलर। व्हाई सो माई थॉट्स रन, तो थर्ड टाइम, तीसरी बार उसी टॉपिक पर सोच रहा है और वापिस से एक नया रिवीजन होगा। Why send him 10 pounds? 10 पाउंड क्यों देने उसको? It will only give him a wrong idea of his customer. एक मैंने उसको 10 पाउंड दे दिए तो वो बाकी कस्टमर्स के लिए भी क्या है, रॉन्ग आइडिया, इसी तरह का आइडिया रखने लगेगा कि बाकी भी ऐसा करेंगे। None other of whom, लेकिन मेरे जैसे बाकी लोग थोड़ा ना होंगे जो जितना फेयर मैं हूं कि इतना प्रॉफिट मिला है तो तुम भी ले लो। सो स्पोर्टिंग एज आई, मैं जितना स्पोर्टिंग हूं, मैं जितना इस चीज को बिलीव करता हूं और कोई भी नहीं करेगा। He will expect similar letters every day. आज मैं भेज रहा हूं, कल वो कहेगा कि कल एक और सक्सेसफुल कस्टमर मुझे भेजेगा every day and be disappointed। जब ऐसे लेटर्स नहीं आएंगे
तो रोज निराश होगा, he will become embittered, वो बिल्कुल हताश निराश हो जाएगा, go down the vale of tears, a miserable creatures, vale of tears मेटाफोरिकली बोल रहा है, आंसुओं की घाटी में डूब जाएगा, मतलब इतना दुखी हो जाएगा, इतना निराश हो जाएगा कि बताओ लेटर अब आते ही नहीं है, कोई मेरे को रिवार्ड देता ही नहीं है, कोई प्रॉफिट शेयर करता ही नहीं है, और टोटल क्या हो जाएगा, मिजरेबल, दुख से भरा हुआ एक प्राणी हो जाएगा। He looked a nice old man, बड़ा बेचारा बूढ़ा भला आदमी था। A pity, a crime, ये तो उसके साथ एक अपराध की तरह होगा to injure such a nature। अगर मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी क्रिएट कर दूं कि जैसे मैंने करा है, रोज तुम्हें कोई ना कोई ग्राहक इस तरह से शेयर करेगा, नो, 10 pounds is absurd। इसलिए 10 pound भी बहुत ही बेवकूफी भरा कदम है। 5 would be plenty, 10 की जगह 5 दे देता हूं, वो भी सफिशिएंट है। 10 would put him above himself, क्योंकि 10 दिए तो वो जो उसकी हैसियत है, जितना उसको मिलना चाहिए, वो अपने आप को उससे ऊपर मानेगा, जो भविष्य में उसको दुख देगा। While I was dressing the next morning, सो गया। उसके बाद जब मैं अगली सुबह अपने आप को ड्रेसअप कर रहा था, I thought about the dealer again, now 4th time revision, why should I sow my thoughts in 4th revision। ऐसे का नाम थर्ड थॉट है, लेकिन आप देखिए लगातार प्रोसेस चल रहा है। डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने क्या करा है, ब्रॉट ऑफ अ फाइनेंशियल कू। फाइनेंशियल कू का मतलब है एक फाइनेंस के अंदर, बिजनेस के अंदर पहली बार एक कू मैंने सक्सेसफुली अटेम्प्ट करा है। एक मेरे को बहुत बड़ा गेन, एडवांटेज, प्रॉफिट मिला है, तो मैं उसको स्पॉइल, खराब क्यों करूं, बाय गिविंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे। जो प्रॉफिट मुझे जिंदगी में पहली बार मिला है, उसको मैं खराब कर दूं इस तरह से बांटकर। Was it not flying in the face of the goddess of business? क्या जो मां लक्ष्मी ने पहली बार, या जो इसकी देवी है, फेट की, किस्मत की देवी है, वो पहली बार वो मेरे पे मेहरबान हुई है, और फ्लाइंग इन द फेस मैं डायरेक्ट उनको कह रहा हूं कि नहीं चाहिए मुझे आपका, जो आपने मुझे फेवर दिया, मेरा लक चेंज करा, मैं तो ऐसे ही लुटा दूंगा। whoever she may be, जो भी है, उसने मेरे ऊपर अगर नजरें इनायत करी है, पहली बार इतने उससे देखा है, और मैं उन्हीं की इंसल्ट करूं। Was it not asking her to disregard me? तो क्या कल को पलट के वो कहेंगी तू इस लायक है ही नहीं कि तेरे को कोई प्रॉफिट दिलाया जाए। Only a day or so after we had at last got on terms, लंबे समय तक हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं था। किनके बीच में? गॉडेस ऑफ लक, भाग्य की देवी, और मेरे बीच में। भाग्य की देवी मेरे से हमेशा रूठी रही, कभी मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला। आज 1 या 2 दिन बाद ही वो क्या पाएगी, ओहो मैंने इसको इतना प्रॉफिट दिलाया, और ये देखो कैसे इसको उड़ा रहा है, लुटा रहा है, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है मेरी, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। There is no fury like a woman scorned, बहुत फेमस प्रोवर्ब है। दुनिया में एक ऐसी औरत जिसकी इंसल्ट कर दी गई हो, उसकी जो फ्यूरी होती है, उसका जो गुस्सा होता है, उसके मुकाबले कोई भी चीज दुनिया में नहीं है। तो ऐसे ही भाग्य की देवी को अगर मैंने रुष्ट कर दिया, नाराज कर दिया, तो मेरे से बहुत बुरा बदला लेंगी। इट वुड बी प्रोबेबली द एंड ऑफ मी, मेरा तो खत्म ही, करियर ही खत्म हो जाएगा। द रॉकफेलर्स एंड द वंडरबिल्ट्स, जो फेमस अमेरिकन बिजनेस फैमिलीज हैं, हैव वांट टू सक्सेस। उन्होंने भी जब सक्सेस हासिल करनी शुरू करी थी, वो भी जब लगातार अपना बिजनेस एम्पायर बढ़ा रहे थे, एफ्लुएंस जब उनके पास वेल्थ आ रही थी, प्रोबेबली जस्ट वो क्यों कर पाए, बिकॉज दे डोंट डू दीज फुलिश इंपल्सिव थिंग्स। क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलने पर उन्होंने कभी वो प्रॉफिट इस तरह से, जैसे मैं अपनी इंट्यूशन, अपनी इंस्टिंक्ट के बेसिस पर शेयर करना चाहता हूं, उन्होंने नहीं करा। बड़े ही विजडम के साथ, बड़े ही प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ उसको यूज करा। If I am to make any kind of figure in this new role of the fine art speculator, ये मैं था, ये मेरा रोल था कि मैंने एक पेंटिंग को एक नजर में देखते ही पहचान लिया कि 10 शिलिंग में ले लेता हूं तो आगे फायदा पहुंचाऊंगा। अगर मेरे को अपने इस फाइन आर्ट स्पेक्युलेटर रोल के अंदर सफल होना है, आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स। तो ये जो फेलो फीलिंग्स है ना, बड़ा दिल होकर अपने प्रॉफिट को बांटना, डीलर के बारे में सोचना, उसको कितना मिलना चाहिए, मुझे इन सब चीजों को रोककर केवल अपने बारे में सोचना होगा। नो, 5 pound इज एब्सर्ड। 10 छोड़ो, 5 भी मूर्खता है।
अ डूसर एक टोकन ऑफ गिफ्ट, एक छोटा सा गिफ्ट ऑफ £1 विल मीट द केस। वो अपने आप में सफिशिएंट है। इट विल बी नथिंग टू मी, £1 मेरे लिए कुछ भी नहीं, और एट एनी रेट नथिंग सीरियस। अगर कुछ है तो भी कोई बड़ा नहीं है, बट अ गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड माना फ्रॉम अ क्लियर स्काई टू द डीलर। ईडियम का यूज कर रहा है, गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड माना स्वर्ग से मिला हुए एक अमृत की बूंद के समान होगा डीलर के लिए, क्योंकि डीलर को तो एक्सपेक्टेशन रही ही नहीं होगी कि ऐसा भी कभी हो सकता है, विदाउट हाउ एवर डूइंग हिम एनी हार्म। लेकिन £1 से उसका दिमाग खराब नहीं होगा कि मुझे और मिलना चाहिए, तो कोई हार्म भी नहीं होगा, मेरे मन में भी हो जाएगा मैंने कुछ हिस्सा दिया है जो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अ पाउंड विल बी एम्पल, एक सिंगल पाउंड पर्याप्त होगा, accompanied by a brief note जिसके अंदर मैं उसको थैंक्स दे दूंगा। द नोट, जो मैंने नोट बनाया was to the effect, वो ये था, I had sold the drawing at a profit, जो ड्राइंग आपसे खरीदी थी उसमें मुझे लाभ हुआ, which enabled me to make him a present, और इस कारण मैं आपको ये गिफ्ट देना चाह रहा हूं। It was an old, perhaps odd, मेरा पुराना भली अजीब सा हो बिलीफ, विश्वास है, दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, कि कुछ चीजें आदमी को करनी चाहिए भली उसके पीछे लॉजिक ना हो। गुड लक शुड बी शेयर्ड, अगर आपका लक अच्छा है तो उसको शेयर करना चाहिए, मेरा ऐसा बिलीफ है, इसीलिए एक छोटा सा गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूं। आई हैड द एनवेलप इन माई पॉकेट, मैंने अपनी जेब में वो रखा, कंटेनिंग द नोट, जिसमें वो मैंने जो नोट लिखा था, और चेक £1 का। When I reached the club for lunch, दिन में एक क्लब पहुंचा, and that afternoon, और उस दोपहर को I played bridge, एक टाइप का गेम होता है कार्ड्स का, so disastrously, इतना बेकार में खेला, that I was glad, मुझे खुशी है, I had not posted it, मतलब मैं सारा पैसा जो था वो दिन में ताश के गेम में, कार्ड गेम के अंदर हार गया। बड़ी खुशी की बात है, उस समय मेरे जेब में वो £1 था, वो भी मैंने उसमें यूज कर लिया। आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स रेन, फाइनल थॉट, जब अब कुछ भी नहीं, पहले हाफ, फिर 10, फिर 5 और 1, जो वो कार्ड गेम में हार गया, जब फाइनल थॉट्स आए, एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवेलप, मैंने वो नोट कंटेंट फाड़ा, मैंने लिखा, सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम। इस तरह का बार्गेन कि उससे मैंने 10 में खरीदी और £50 में बेची तो मुझे अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ, ये तो पार्ट ऑफ द गेम, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन उसने निकाला, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। इसमें नोबल फीलिंग्स का, इमोशंस का, गुड लक शेयरिंग जैसे थॉट्स का कोई रोल नहीं है, ये सीधा बिल्कुल एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। डीलर आस्क्स एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटॉर्ट, डीलर जितना ज्यादा आपसे ले सकता है, एक्सटॉर्ट कर सकता है, उतना मांगता है। कस्टमर हैविंग पेड इट, और कस्टमर जब वो पे कर देता है, इट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन, ये ड्यूटी नहीं होती वट एवर टू द डीलर, कि डीलर को प्रॉफिट शेयर करना है। क्या कस्टमर को लॉस होगा तो डीलर कुछ वापस देगा? नहीं। द इंसिडेंट इज क्लोज्ड, और इसी के साथ वो चैप्टर क्लोज हो गया। तो दोस्तों ये था एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे, और अपनी करेक्टरिस्टिक विटी स्टाइल के अंदर और आयरनी के द्वारा लुकास अपने इस पर्सनल एनेक्डोट को प्रेजेंट करते हैं, किस्सा बताते हैं। तो ब्रॉडर ट्रुथ, एक तो इंसिडेंट है, लेकिन ह्यूमन नेचर के बारे में जो सच है उनके ऊपर ये रोशनी डालते हैं, किस तरह से इनडिसीजन, हम दुविधा की स्थिति में रहते हैं, साइकोलॉजिकल टग ऑफ वार, एक रस्सा कशी चलती रहती है, इधर जाऊं उधर जाऊं, ऐसे करूं वैसे करूं, ग्रीड एक तरफ हमारा लालच, और एल्ट्रुइज्म एक तरफ दूसरों की भला करने की हमारी इच्छा, उसके बीच में लगातार एक टग ऑफ वार चलती रहती है। ये ऐसे ह्यूमरसली एक्सपोज करता है कैसे लोग जस्टिफाई करते हैं, कैसे लोग कहते हैं सेल्फिश एक्शन, जो उनके स्वार्थ से भरे हुए एक्शंस होते हैं, उनको सही ठहराने की कोशिश करते हैं बाय इन्वेंटिंग लॉजिकल एक्सक्यूजेस। उसके पीछे तर्क, और कई बार क्या कहते हैं कि तर्क नहीं है पर कर नहीं सकते, यही बेसिकली क्या होते हैं, थर्ड थॉट्स होते हैं, जिसमें एक्चुअली आप क्या जस्टिफाई करते हैं, जो भी गलत एक्शन, जो भी स्वार्थ और जो भी सेल्फिशनेस से लिया हुआ एक्शन है, उसको जस्टिफाई
करने का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। आपको टेक्स्ट समझ में आएगा। वेरी सून वी विल कम विद अनदर चैप्टर। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।